हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का अपना सेशन रहने वाला है ज्योग्राफी के पीवाईक्यू और इसमें एमसीक्यूज भी शामिल है। हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस ज्योग्राफी के जितने भी एग्जाम आप लोगों के होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे ये वाली क्लास। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ट्रक कृषि तथा कारखाना कृषि के क्रमशः प्रमुख उत्पादकों की पहचान करें। सब्जियां और टिम्बर लकड़ी, मक्का और मांस, सब्जियां और कुक्कुट उत्पादन, फूल और फल। आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट ऑफ ट्रक फार्मिंग एंड फैक्ट्री फार्मिंग रेस्पेक्टिवली। वेजिटेबल एंड टिम्बर वुड्स, कॉर्न एंड मीट, वेजिटेबल एंड पोल्ट्री, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ट्रक कृषि होती है उसमें किसको शामिल किया जाता है और कारखाना कृषि में किसको शामिल किया जाता है। बताइए, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप इनके आंसर कमेंट में करते जाइएगा। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे आप लोगों को दोनों देखने को मिल रही है तो लैंग्वेज का इश्यू तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रक कृषि और कारखाना कृषि में रखेंगे तो वो आप लोगों की क्या हो जाएंगी, सब्जियां हो जाएंगी और इसके साथ में कुक्कुट उत्पाद हो जाएंगे, वेजिटेबल्स हो जाएंगे एंड इसके साथ में आप लोगों की पोल्ट्री हो जाएंगी। ठीक है, अब ये ट्रक कृषि कहाँ पे होती है इसको आप लोग समझिए। देखिए, ट्रक कृषि होती है आप लोगों के यूएसए एरिया में, जो आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर ये ट्रक कृषि की जाती है। ट्रक कृषि क्यों इसको नाम दिया जाता है, क्या कारण है इसका नाम देने का, तो देखिए जो ट्रक कृषि होती है इसमें साग सब्जियां फल फ्रूट इसमें शामिल किए जाते हैं। ये चीजें क्या होती है, बहुत जल्दी खराब होने वाली होती हैं। क्या होती हैं ये, कम समय में ये जल्दी खराब हो जाती हैं। ये सब्जियां होती हैं तो इनके जो परिवहन का माध्यम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ट्रक होता है। परिवहन का माध्यम क्या होता है, ट्रक होता है। तो ट्रक के द्वारा इनका परिवहन किया जाता है, अन्य देशों में अन्य शहरों में इनका ट्रक के माध्यम से भेजा जाता है तो इसलिए इसको ट्रक कृषि कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, जो यूएसए में कुक्कुट उत्पाद की जगह पे जो हो रहा है जो कृषि है, ये यहाँ पे जो कुक्कुट उत्पाद है यहाँ पे इसकी जगह ले लिए मुर्गी पालन ने। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, आज हो रहा है जुकाम तो दिमाग इतना कम चल रहा है, क्या होता है। यहाँ पे कुक्कुट उत्पाद है और जो सब्जियों की ज्यादातर जगह ले लिए वो किसने ले लिए, मुर्गी पालन ने ले लिए। और अंडे की खेती भी यहाँ पे आप लोग अंडे की खेती बोल लीजिए या फिर इसको आप मुर्गी पालन होगा तो वहाँ पे अंडे भी खूब सारे होंगे। तो इसकी जगह जो ले लिए वो मुर्गी पालन और कुक्कुट उत्पाद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। नीदरलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, लेबनान। विच कंट्री स्पेशलाइज इन ग्रोइंग ट्यूलिप फ्लावर्स। नीदरलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड या फिर लेबनान। बताइए, आंसर कीजिए इसका फटाफट से। कहाँ पे ट्यूलिप एक पुष्प होता है, फूल होता है, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी को पढ़ा है ढंग से तो उसमें आप लोग को उसका जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, सेकंड या थर्ड चैप्टर है इसमें, और बिल्कुल साफ लाइन यहाँ पे दी गई है। अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो ट्यूलिप पुष्प है, फूल है, इसका उत्पादन होता है नीदरलैंड में। कहाँ पे होता है इसका उत्पादन, नीदरलैंड में होता है। ऑप्शन आप लोगों का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है, देखिए जो इसके बारे में जान लीजिए, जो ट्यूलिप पुष्प है इसका एक गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन। ये कहाँ पे है, ये आपका अपना जम्मू कश्मीर है ना। सुना है जम्मू कश्मीर, आप लोगों ने सुना है यार। ये कहाँ पे है, ट्यूलिप गार्डन, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ट्यूलिप गार्डन। ये आप लोगों का सबसे बड़ा है कश्मीर में, फेमस है, पर्यटन स्थल है ये, कश्मीर में है और एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन।
अब आप लोग इसका एक जो ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर में देखने को मिल रहा है, तो इससे एक बात आप लोग को समझ में आ रही है कि ये जो पौधा है वो कैसी जगह पर होता है। ये ठंडी जगहों पर होता है। कहाँ पे होता है ये? ठंडी जगहों पर होता है। ट्यूलिप को एक शब्द और दिया गया है, क्वीन ऑफ नाइट। क्वीन ऑफ नाइट, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वीन ऑफ नाइट ये इसका उपनाम है। जैसे आप लोग का घर में उपनाम होता है, वैसे ही इसका भी उपनाम क्या है? क्वीन ऑफ नाइट है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम भी इसका याद रख लीजिए। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्यूलिप्स जेसनेरियाना, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानिक बीमारियों और क्षेत्रों के युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला दिया गया है अतिपात मस्तिष्क शोध लक्षण। इसको बता रहा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। लाइथ्रस, इसको छोटा नागपुर पठार में बता रहा है। फ्लोरोसिस, इसको ये गंगा के मैदान में बता रहा है। घेंगा को हिमालय प्रदेश में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लोकलाइट डिसीज एंड एरियाज। एक्यूट एक्यूफाइटलिस सिंड्रोम, ये आपको वेस्टर्न यूपी में बता रहा है। लाइथ्रस छोटा नागपुर प्लेट्यू। और फ्लोरोसिस ये गंगा प्लेन में हो जाएगा। और ग्वेटर ये आपका हिमालय रीजन में है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही हो जाएगा? इसके ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। केवल ए और बी सही है, बी और सी सही है, केवल बी और डी सही है, केवल ए और सी सही है। तो आंसर कीजिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो सही है, वो हो जाएंगे आप लोगों के। जो लाइथ्रस है ये छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये जो आपका घेंगा है, ग्वेटर है, ये कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का सेकंड फोर्थ बी एंड डी करेक्ट हो रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, 1 मिनट आए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत क्षेत्र सीमा के बीच विभेदक प्रतिमान क्रिस्टोफ के द्वारा प्रस्तावित नहीं है? क्रिस्टोफ के द्वारा किसको नहीं दिया गया है इसमें? सीमांत क्षेत्र बहिरोन्मुख होते हैं, जबकि परिसीमाएं अंतरोन्मुख होती हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्रिस्टोफ के द्वारा कहा गया है या नहीं कहा गया, ये आप लोग बताएंगे। सीमांत क्षेत्र क्षेत्रफलीय है और परिसीमाएं रेखीय प्रकृति में होती है। तीसरा यहाँ पे कह रहा है सीमांत क्षेत्र केंद्रपसारी बल का प्रकटीकरण है, जबकि परिसीमा केंद्र अभिसारी का। सीमांत क्षेत्र राज्यों के भीतर एक समेकन कारक है, जबकि जो परिसीमा है इसके विपरीत एक पृथककारी कारक है। यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में भी दिए गए हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। इंग्लिश में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट प्रपोज्ड बाय क्रिस्टोफ टू डिस्टिंग्विश फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। फर्स्ट है यहाँ पे, फ्रंटियर आर आउटर ओरिएंटेड वेयर एज आर इनर ओरिएंटेड। Frontier are aerial and boundaries are linear in character. The frontier is manifestation of centrifugal forces, whereas boundary is that of centripetal one. ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे, a frontier is an integrating factor between state on either side. A boundary on the country is a separating factor. बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं वाला आप लोग को बताना है। क्रिस्टोफ के द्वारा किसको नहीं दिया गया था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, जो नहीं प्रस्तावित किया गया था कि जो सीमांत क्षेत्र है ये क्षेत्रफलीय होते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और परिसीमाएं जो होती हैं वो एक रेखीय प्रकृति की होती है, लीनियर होती हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत है, और गलत ही आप लोगों से पूछा गया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और बाकी के इन सभी फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला और मुख्य जनजातीय समूह का युग्म सही है? सावरकंठा को संथाल का बता रहा है, तवांग को अदी का, बीदर को भील का, बीरभूम को गोंड का। Which of the following district match correctly with its major travel groups? साबरकंठा संथाल तवांग अदी में हो जाएगा, बीरदर भील में हो जाएगा, बीरभूम गोंड्स में हो जाएगा। बताइए कौन सा यहाँ पे। ओहो, ओहो, एक मिनट। चलिए, अब तो दिख रहा है ना क्वेश्चन आप लोगों को। फर्स्ट वाला पता नहीं आपको दिखा है कि नहीं एक मिनट आप लोग वेट करिएगा, मैं क्वेश्चन देख ले रही हूँ कि आपको वो दिखा या नहीं दिखा। ये तो दिखे होंगे ना, ये तो दिखा है। अरे क्या था कि जो मैंने पीडीएफ बनाई थी उसकी स्लाइड चेंज हो गई, जो मैंने किसी और से बनवाई थी, खुद नहीं बनाई थी, इसके चक्कर में आज दिक्कत हो गई। चलिए आगे और मैं क्वेश्चन देखती जाऊंगी, अगर जो मेरे को लगेगा बड़ा वो मैं छोटा कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा होगा ना। अब दिख रहा है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर ही ले रही हूँ। चलो अब दिखेगा। चलिए, कौन सा यहाँ पे जिला और मुख्य जनजाति समूह का युग्म सही है? बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तवांग। तवांग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अदी है, ये समूह बस सही है। बाकी का सावरकांठा संताल ये गलत हो जाएगा। बीदर का भील बताया गया, ये भी गलत हो जाएगा। बीरभूम को गौंड बता रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, ये जो जनजाति है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, इसमें देख लेना है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज्यादा जनजातियां हैं परसेंटेज में, वो आपको देखने को मिलेंगी मिजोरम में। कहाँ पे देखने को मिलती है? ठीक है, मिजोरम में आपको सबसे ज्यादा जनजातियां देखने को मिलेंगी। कितनी है परसेंटेज में अगर इसको देखा जाए तो 94%, 94.4% जनजातियां मिजोरम में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद में कोई स्थान आता है तो वो आप लोगों का लक्षद्वीप हो जाएगा, और इसके बाद में आप लोगों का हो जाएगा मेघालय। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ जनजाति हैं, इनको आप लोग याद रखिए कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। इनको देखिए, लेपचा, ये कई बार पूछी गई है ना। लेपचा पाई जाती है सिक्किम में। फिर यहाँ पे आपकी अबोर, डफला, और साथ में सिंको, ये पाई जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये वो जनजातियां हैं जो आप लोगों से किसी न किसी पेपर में पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए इनको लिखा रहे हैं। आगे देखिए, निकोबारी, शोपन, अंडमानी, सेंटिनल, सेंटिनल, ओकी, ये पाई जाती है आप लोगों के कहाँ पे, अंडमान एवं निकोबार में। इसके बाद में आती है आप लोगों की, पेन चेंज कर ले रहे हैं सब एक जैसा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में हो जाएगा जंसारी और थारू। जंसारी और थारू, ये पाई जाती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
इसके बाद में आप लोग की आती है किन्नौरी। ये पूछे गई हैं। किन्नौरी, कूपर, गद्दी। ये पाई जाती है आप लोग के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोग की आती है कुकी, अंगामी। ये पाई जाती है मणिपुर में। इसके बाद में आती है आप लोगों की भील, गरसिया, सदरिया, सांझी। ये मिलेगी आप लोगों को राजस्थान में। ठीक है, ये वो जनजाति है जो आप लोगों से किसी न किसी पेपर में पूछी गई है, क्योंकि इनको मैंने कई बुक से लिया हुआ, जो मैं बना रही थी पेपर। तो आपका जो पीवाईक्यू तो है, लेकिन इसमें जो आंसर मैंने देखा, तो इसकी कई सारी जो जनजातियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सेट में भी पूछे गए हैं, यहाँ पे पीजीटी में ज्यादा पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, उन सभी को लिया है। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा, काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आप लोग तब तक यार शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत की जनगणना 2011 में नहीं संग्रहित है? ठीक है। जन्म दिनांक, शैक्षिक स्तर, लिंग, आधार संख्या। ठीक है, 2011 की बात कर रहा है ये। Which one of the following information is not collected as part of the National Population Register (NPR) Census of India 2011? Date of birth, educational status, sex and आधार नंबर। तो यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है एनपीआर में, बताइए। बताइए फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिए, आप 2011 की बात कर रहा है, नॉर्मल सी बातें हैं। आधार संख्या यहाँ पे ऐड नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? जो आप लोगों का आधार नंबर है वो ऐड नहीं होगा। बाकी का डेट ऑफ बर्थ इसमें होगा, और जो एजुकेशनल स्टेटस भी इसमें ऐड होगा, और सेक्स भी इसमें ऐड होगा। ठीक है। अब जो एनपीआर है ये बनता कैसे है, बताइए, आप लोग को पता होगा तो देखिए, यहाँ पे जो एनपीआर है ये बनता है जैसे कोई एक नॉर्मल निवासी होता है किसी क्षेत्र का, किसी जगह का, जो कम से कम 6 महीने से वहां पर रह रहा हो उस जगह पर। ठीक है, कितना रह रहा हो? कम से कम पिछले 6 महीने तक। कम से कम पिछले 6 महीने तक उस एक ही क्षेत्र में वो रह रहा हो, और आगे भी वो वहां रहने का सोच चुका हो कि हमें यहीं पर रहना है, तो उसको एनपीआर में शामिल कर दिया जाएगा। पहली बार जो एनपीआर बनाया गया था 2010 में इसको बनाया गया था। अपडेट इसको 2015 में किया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था? सबसे पहला ये बनाया गया था 2010 में, इसको तैयार किया गया था। 2015 में इसको अपडेट कर दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे आप लोग जान सके इसके बारे में, वैसे इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे। पहले मैं इसको देखूँ कि जो जनसंख्या होती, जनगणना होती है, उसके दौरान कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग कभी टीचर बने और आपको दे दिया गया ब्यौरा कि जाओ जनगणना करके लेके आओ, गांव गांव में जाओ, तो आप भी क्या 29 प्रश्न उन लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने पूछे जाते हैं? 29 प्रश्न उन लोगों से पूछे जाते हैं जो जनगणना कर्मी होते हैं, उनके द्वारा लोगों से, मतलब उस गांव के लोगों से आप लोग पूछोगे, उस जगह के लोगों से, जिसमें उनका आप लोग नाम पूछोगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उनके नाम पूछोगे, लिंग पूछोगे, उनकी जन्म तिथि पूछोगे। ठीक है, जन्म तिथि के बाद में आपकी वैवाहिक स्थिति पूछोगे, उम्र पूछोगे। ठीक है, और वैवाहिक स्थिति हो जाएगी यहाँ पे, फिर उनका धर्म पूछोगे, मातृभाषा पूछोगे, साक्षरता पूछोगे। ये सभी आप लोग जब जनगणना करेंगे तो इन सभी को पूछेंगे, इसमें जो आपका रजिस्टर होता है ये सभी शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध धर्म का सबसे पूर्व देशांतर पर स्थित है? कौन सा स्थल है? सारनाथ है, बोध गया है, श्रावस्ती, राजगृह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग होली प्लेस ऑफ बुद्धिज्म इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड? सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती या फिर आपका राजगृह। बताइए सबसे पूर्व में कौन सा मिलेगा आपको? तो यहाँ पे देखिए सबसे पूरब में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा आप लोगों का राजगृह। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजगृह आप लोगों का सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा, जो कि कहाँ का है? बौद्ध धर्म का स्थल है, सबसे पावन स्थल है ये। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा यार। यहाँ पे क्या किया था? सारनाथ में बुद्ध जो आपका राजगृह है, इसमें क्या किया था इन्होंने? बताइए, ये राजगृह कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार आपका पूरब में पड़ता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। यार आज जुकाम इतना तेज है कि मतलब मैं बहुत कम बोल पा रही हूँ। चलिए, इसका तो हिंदी नहीं आ पाया, चलो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? इसका यहाँ पे हिंदी में लिखे दे रही हूँ। निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पे लिख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस में त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए हैं? बताइए, यहाँ पे रेहला में, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट में, सूर्य सिद्धांता में, या फिर आपकी एंथ्रोपोज्योग्राफी में। इनमें से कोई एक बुक है जिसमें त्रिकोणमिति के सूत्र दिए गए हैं? बताइए, आप लोगों को पढ़ा है तो इसमें। यहाँ पे जो आपकी बुक हो जाएगी वो है सूर्य सिद्धांत। इसमें क्या दिया गया है? जो त्रिकोणमिति है इसके सिद्धांत दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सूर्य सिद्धांत है इसकी रचना किसने की थी? ये भी लिख लीजिए। तो इसमें की थी बराहमिहिर ने। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। बराहमिहिर ने इनकी रचना की थी। और आप लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना है उड़ीसा में, कोणार्क मंदिर सुना है? सूर्य की स्थिति और गति की जो प्रकाश डाला था इन्होंने, वो इसी बुक, इसके ऊपर ये बुक लिखी गई है बराहमिहिर के द्वारा। ठीक है, तो ये मतलब किसके ऊपर लिखी गई है? जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, इसके ऊपर आप लोगों की ये बुक लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान तथा जल आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए याद किया जाता है? बताइए किसको याद किया जाता है? नाम पढ़िए फटाफट से। थेल्स है, होमर है, एनेक्सिमेंडर है, केटियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेम्बर्ड फॉर प्रेडिक्शन ऑफ एन एक्लिप्स ऑफ द सन एंड कॉस्मोलॉजी बेस्ड ऑन वाटर? थेल्स, होमर, एनेक्सिमेंडर एंड हिकेटियस। बताइए किसको यहाँ पर जाना जाता है सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान के लिए? यानी कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसका पहले से उन्होंने बता दिया था कि सूर्य ग्रहण आएगा, और जल के आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए उनको जाना जाता है। बताइए, तो यहाँ पे देखिए जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा? थेल्स होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। थेल्स है, इनको किसके लिए जाना जाता है? सूर्य ग्रहण का इन्होंने पूर्वानुमान किया था, और ब्रह्मांड विज्ञान के लिए याद किया जाता है जल को। ठीक है, थेल्स को आप लोग जानते होंगे कि इनको जाना जाता है मिलेटस निवासी इनको कहा जाता है। ठीक है, मिलेटस निवासी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके थेल्स महोदय को। ठीक है, और भी है, इनको इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है दस्तरी नुमा पानी पर तैर रही है, इन्हीं के द्वारा कहा गया था। और भी जो पृथ्वी की उत्पत्ति इन्होंने बताई थी वो समुद्र के पीप से इनकी उत्पत्ति बताई थी। और साथ में पृथ्वी को इन्होंने गोल भी बताया था। ये इनकी कुछ बातें रही थी, वो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए, सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी इन्होंने कर रखी थी पहले से,
ये पूछा ही गया है इसमें। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी के ज्योग्राफी में से जीई को छोड़ने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है? गोयॉट पर, रिटर पर, हडसन पर, हम्बोल्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्यूज ऑफ लीविंग जीई आउट ऑफ ज्योग्राफी? यानी कि किसी ने बोला था कि जीई को हटा दो और ग्राफी को रख लो। किसने कहा था ये बताइए, किसने ज्योग्राफी में से जी को उठाने की चेष्टा की थी? बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रिटर महोदय है। इन्होंने ही कहा था कि ज्योग्राफी से जीई को हटा दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रिटर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनको आराम चेयर ज्योग्राफर कहा जाता था। आराम चेयर, ठीक है, या फिर आराम कुर्सी, या फिर इनको आर्म चेयर जोग्राफर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं भी किसी देश में भ्रमण नहीं किया है, खुद को कष्ट इन्होंने नहीं दिया है, जो और लोग घूमे फिरे उनकी इन्होंने पुस्तकें पढ़ी, उनकी पुस्तकें पढ़ के अपने विचार निकाले, उनको एक साइड कर दिया, अपने विचारों को इन्होंने प्रकट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आर्म चेयर जोग्राफर इनको कहा जाता है। आराम कुर्सी कह लीजिए या आर्म चेयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक कुर्सी पर बैठे बैठे इन्होंने पूरे विश्व का विवरण कर दिया, पूरी ज्योग्राफी इन्होंने बता दी। ठीक है। और भी इनके बारे में याद रख लीजिए, जो रिटर थे ये थे उद्देश्यवादी। ठीक है। कैसे रहे थे ये, उद्देश्यवादी विचारधारा के समर्थक रहे थे। आगे बढ़िए। और भी इन्होंने एक शब्द दिया था, लैंडर कुंडे। लैंडर कुंडे इन्होंने शब्द दिया था किसके लिए, जो प्राकृतिक प्रदेश होते हैं, प्राकृतिक प्रदेशों के लिए उन्होंने शब्द जो दिया था उसको नाम दिया था इन्होंने लैंडर कुंडे। और जो अर्थ साइंस है, भूगोल को अर्थ साइंस कहा था, और इसमें एक और शब्द का यूज किया था जिसका नाम था अर्ड कुंडे। ये दोनों शब्दों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 1804 में, ये कई बार पूछी गई है। ये कब लिखी गई थी, 1804 में, यूरोप का ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांख्यिकी अध्ययन। ये आप लिख लो, यूरोप का ऐतिहासिक, राजनीतिक एंड सांख्यिकी अध्ययन। ये 1804 में दी गई थी रिटर के द्वारा। 1806 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी। डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट मैच द फॉलोइंग पूछ ली जाती है। 1806 में इन्होंने लिखी एशिया का भूगोल। एशिया का भूगोल। ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने 1833 में, ठीक है, 1833 में इन्होंने लिखा था अर्धकुंडे को। इसको 19 खंड, इसके कितने पार्ट रहे थे, 19 पार्ट रहे थे। ठीक है। और भी साथ इन्होंने कई सारे काम किए, तुलनात्मक अध्ययन भी किया। तुलनात्मक अध्ययन तो इन्होंने यूं किया क्योंकि सभी की किताबों को पढ़ा, उसके बाद में अपने मत दिए। और मानचित्र कला में भी इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया था। बाकी का नॉर्मल सा ही है। ये जो चीजें हैं इनको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एसी चला ले तो यार नाक बिल्कुल बंद हो गई, क्या हो रहा है आज मेरे साथ, क्या करें बताओ। काढ़ा भी पी लिया, 4 दिन हो गए, जुकाम जा नहीं रहा है, आप लोग सलाह दो। स्थलीय समग्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने दिया था? हर्टसोन ने, ब्लॉन्स ने, आरपी मिश्रा ने, आरएल सिंह ने। द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल होल वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स? हर्टसोन, ब्लॉन्स, रिटर एवं हम्बोल्ट। बताइए किसने दिया था ये स्थलीय समग्र का सिद्धांत? तो यहाँ पे आप लोग आंसर हो जाएगा ब्लॉन्स महोदय। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लाउज को आप लोग किस किस के लिए जानते हैं वो आप बताइए फटाफट से। मैं भी बता रही हूँ, आप लोग कमेंट करते जाएंगे, ठीक है, बेईमानी नहीं करेंगे। तो जो ब्लॉन्स है इनको जाना जाता है संभववाद का जनक के रूप में। ठीक है। संभववाद का जनक कहा जाता है इनको, ब्लॉन्स महोदय को। ठीक है।
और फ्रांस में इनको जाना जाता है मानव भूगोल का पिता। फ्रांस में इनको जाना जाता है मानव भूगोल का पिता। ठीक है, ये किसको जाना जाता है? ब्लॉन्स को। लेकिन एक और बात इसमें याद रखिएगा कि जो संभववाद है, संभववाद है, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था फैब्रिक के द्वारा। ठीक है, लुसियन फैब्रिक के द्वारा संभववाद का शब्द दिया गया था, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार है इसको फैलाया था, ये फैलाया था किसने? ब्लॉन्स महोदय ने। ठीक है, और जो ब्लॉन्स है इन्होंने सिद्धांत दिया था, एक तो दिया था इन्होंने छांट एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ छांट एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये ब्लॉन्स के द्वारा ही दिया गया था। और भी इन्होंने दिया था, एक पेज शब्द और दिया था इन्होंने, पेज। ठीक है, ये किसके लिए दिया था बताइए? जो छोटे प्रदेश होते हैं, लघु प्रदेश होते हैं, उनका जो अध्ययन किया था, उसमें जो शब्द दिया था उन्होंने वो दिया था पेज। ये कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक और दिया था इन्होंने पार्थिव एकता का सिद्धांत, भी ब्लॉन्स के द्वारा ही दिया गया था। या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी बुक लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पार्थिव एकता का सिद्धांत याद रखिए। पार्थिव एकता का सिद्धांत, ये भी ब्लॉन्स के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, इतना आप लोग। एक इनकी बुक थी, बुक तो इनकी कम ही पूछी गई लेकिन फिर भी लिख लीजिए, एनल्स। ये इन्होंने बुक लिखी थी 1892 में। और जो आप लोगों की दूसरी बुक है मानव भूगोल का सिद्धांत, यहाँ पे लिख लीजिए मानव भूगोल का सिद्धांत। ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी 1922 में और 1927 में, दो बार उन्होंने लिखा था इसको। ठीक है, तो ये आप लोग ब्लॉस के बारे में याद रखिएगा। इनको संभववाद का जनक कहा जाता है, फ्रांस में इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने दिया था छांट एवं क्रियाशीलता सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया था। जो छोटे छोटे प्रदेश होते हैं, लघु प्रदेश होते हैं, उनके लिए इन्होंने एक शब्द का यूज किया था जिसको आप लोग पेज के नाम से जानते हैं। एक बुक इन्होंने लिखी थी एनल्स, जो कि 1892 में लिखी थी। दूसरी इन्होंने लिखी थी मानव भूगोल का सिद्धांत। दो जगह, दो बार उन्होंने लिखी थी, 1922 में और 1927 में इसको फिर से सुधार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियर्सन उत्पाद चरण सहसंबंध गुणांक आर के बारे में सही नहीं है? आर सामान्यतः उस मात्रा की माप है जिसमें दोनों चर एक साथ परिवर्तित होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि जो आर नामिक और क्रमिक माप पर मापित दो चरों के बीच सहसंबंध का अप्राचलिक माप है। तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो आर का मान होता है -1 और +1 के बीच में होता है। चौथा यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आंकड़ों में बहिर्वासी है तो आर का मान उच्च अप्रामाणिक हो सकता है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। Which of the following statement is not true about Pearson's product movement correlation coefficient R? पढ़िए इसको। यहाँ पे ये कह रहा है कि R is simply a measure of degree to which the two variable vary together. R is non-parametric measure of the relationship between the two variable measured on nominal and ordinal scale. The value of R lies between -1 and +1. R value is liable to spurious high if outerly as present in the data. तो यहाँ पे कौन सा सही होगा वो बताइए। सॉरी, यहाँ पे गलत पूछा गया आप लोगों से, तो आपको गलत बताना है, वो सही हो जाएगा। तो देखिए, जो कार्ल पियर्सन है, आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, तो जो इनका जो सही होगा कि यहाँ पे आर नामिक है और क्रमिक मापित माप पर दो चरों के बीच में अप्राचलाक जो
अप्राचलिक माप बता रहा है तो ये आप लोगों का अप्राचलिक नहीं होगा, प्राचलिक माप होती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का गलत है, सेकंड ही गलत है तो वही सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्रकीर्णन का कौन सा प्रकार लालिमापूर्ण सूर्यास्त के लिए उत्तरदायी होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब सूरज डूबता है तो वो हल्का हल्का लाल होने लगता है, ठीक है, ऑरेंज टाइप का होने लगता है। तो उसका कारण यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा प्रकीर्णन होता है? रैले होता है, मी होता है, अचयनात्मक होता है, या फिर विसरण होता है? विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सनसेट? रैले, मी, नॉन सेलेक्टिव, या फिर डिफ्यूज? कौन सा होता है बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे जो प्रकीर्णन होता है रैले, ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? रैले होता है। ठीक है, कौन सा होता है सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन, कौन सा होता है? वो आप लोगों का रैले होता है। इसमें एक चीज आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिबग्योर, BIBGOR, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये कैसे चलता है? यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे कम होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये कैसे चलता है? सबसे कम से लेकर के सबसे ज्यादा चलता है। अब एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि कोई जो रंग है इन सभी में से, ये जो आप लोगों के 7 रंग है, इनमें से जिस रंग की तरंग दैर्घ्य, क्या होगा? तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी, तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी, उसका जो प्रकीर्णन है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इनवर्स होता है, प्रकीर्णन उतना ही यहाँ पे ज्यादा होगा। तरंग दैर्घ्य जितनी कम, प्रकीर्णन उतना ज्यादा, तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा, प्रकीर्णन उसका उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होता है प्रकीर्णन? वो आप लोग का लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, चलिए, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया कि जो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की है, तो जो लाल रंग का सबसे कम होगा और ब्लू रंग का, नीले कलर का सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो ब्लू कलर है उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। आगे बढ़िए, आज हो रहा है मतलब दिमाग मेरा बंद से चल रहा है यार, 5 दिन हो गए झेलते झेलते जा ही नहीं रहा है। दो सड़क प्रतिच्छेदनों के बीच मापित दूरी फोटोग्राफ पर 10 मिलीमीटर और मानचित्र पर 50 मिलीमीटर प्रदर्शित की गई है। यदि मानचित्र का आरएफ प्रदर्शित भिन्न 1:50,000 है तो फोटोग्राफ का मापक कौन सा होगा? यहाँ पे दिया गया है 1:50,000, 1:2.5 लाख, 1:1 लाख, या फिर 1:25,000। द मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू रोड intersection shown on a photograph is 10 millimeter on the photograph and 50 millimeter on the map. If the RF of the map is 1 is to 50,000, which one of the following is the scale of photograph? क्या स्केल होगा? आप लोगों ने इसको किया है तो बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का, यहाँ पे 5 का इंटू करेंगे 50,000 में, 50 का तो कितना हो जाएगा ये? 25, 2.5 लाख होगा, तो एक अनुपात यहाँ पे 2.5 लाख हो जाएगा आप लोगों का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र पृथ्वी के भूभाग, भूखंड और समुद्र तल क्षेत्र के अनुपात को प्रदर्शित करता है? तुंगता मापिक वक्र, लॉरेंज वक्र, हाइड्रोग्राफ वक्र, उच्चतादर्शी, या फिर आपका हिप्सोग्राफिक वक्र? Which of the following curve represents the proportion of Earth's land and sea floor areas? एल्टीमेट्रिक कर्व, लॉरेंज कर्व, हाइड्रोग्राफ कर्व, या फिर आपका हिप्सोग्राफिक कर्व? कौन सा होता है बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए, जो पृथ्वी के भूभाग और समुद्र तल के बीच के भाग को ये दिखा रहा है, यहाँ पे इनके अनुपात को दिखा रहा है, तो वहां पे आप लोग हिप्सोग्राफिक या फिर उच्चतादर्शी वक्र का इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उससे जुड़ी परियोजना है? नदी के ऊपरी भाग की ओर सही क्रम में परियोजनाओं के अनुसार है। इसमें पूछा गया है कि
ऊपर से नीचे की ओर में कौन सी सही चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर में? नर्मदा नदी पर ये ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। सतलज नदी पर नाथपा झाकरी बांध, हरिके बैराज, बाखड़ा नागल बांध। दामोदर नदी पर तनुघाट, पंचेत, दुर्गापुर बैराज। इंग्लिश में भी यही है कि यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर एसोसिएट प्रोजेक्ट इज करेक्टली मैच इन टर्म ऑफ लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अपर कोर्स टू लोअर कोर्स। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर में आप लोगों को जाना है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट दिया गया है वो आप लोगों से पूछा गया है। नर्मदा रिवर, ओमकारेश्वर डैम, ये तो सभी वही नाम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे सही मैच हो जाएगा, अपर से लोअर में जाएंगे तो वो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दामोदर रिवर में तनुघाट बना हुआ है, उसके बाद में आपका पंचेत बना हुआ है, उसके बाद में आप लोगों का दुर्गापुर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर से लोअर कोर्स में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर चंबल नदी की बात करें आप लोग, यहाँ पे लिखते हैं चंबल। तो चंबल नदी में सबसे पहले आप लोगों का आता है गांधी सागर में, एमपी में आएगा गांधी सागर। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का राणा प्रताप सागर हो जाएगा, या फिर इसको प्रताप सागर लिख लीजिए। प्रताप सागर के बाद में आप लोगों का आता है यहाँ पे जवाहर सागर, ये दोनों राजस्थान में है। ठीक है, और कौन सा दिया है यहाँ पे, कोटा बैराज और है यहाँ पे, कोटा लिख लीजिए आप लोग, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर बात करें आप लोग, तो नर्मदा नदी पर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ओमकारेश्वर। नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट नंबर पाएगा नर्मदा सागर, दूसरे पर आएगा आपका ओमकारेश्वर, और तीसरे पर यहाँ पे आपका आएगा सरदार सरोवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए आपके कोपेन महोदय, इनके बिना तो पेपर अधूरा होता है। कोपेन के भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस वर्णाक्षर समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? CWG, ET, AW, DFC। Which of the following according to Köppen's climate classification of India, large part of Arunachal Pradesh is represented by which of the following set of alphabets? CWG, ET, AW एवं DFC। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पार्ट किस कौन सा होता है, किस अक्षर के द्वारा उन्होंने दर्शाया था, बताइए आप लोग। तो उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया था वो DFC दिया था। फोर्थ ऑप्शन आप लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये सभी अक्षर लिखाए हुए हैं, जो आपने 2 दिन पहले का जो अभी मैंने शेयर किया था लेक्चर, उसमें ये सभी लिखाए गए थे, तो आप लोग देखिएगा उसको और वहां से उसको बताइएगा कि इसका क्या है पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फोर्थ ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। सोच रही थी 50 क्वेश्चन हो जाए। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? नर्मदा नदी का, कावेरी नदी का, चंबल का, या फिर सतलज का? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया? कावेरी, चंबल, नर्मदा एवं सतलज, किसका है बताइए सबसे बड़ा? तो देखिए सबसे बड़ा है चंबल का। ठीक है, किसका है ये, चंबल का है सबसे बड़ा। ये किसके नाम से जानी जाती है, किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे देखिए चंबल की डाकुओं के लिए काफी फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा फूलन देवी, वो यहीं पर निवास करती थी। ठीक है, हम लोग के यहाँ से तो पास में ही पड़ती है, 20 किलोमीटर के बाद में आप लोग को चंबल देखने को मिल जाएगी। और जो उत्खात भूमिया है वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे चंबल में बीहड़ बहुत है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते थे, डाकू निवास करते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है, याद रखिएगा, एक पहाड़ी है जानापात। ठीक है, पहाड़ी कौन सी है, जानापात है, इसकी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी कहाँ पे मिलती है, कैसे जाती है, वो तो अपना बहाव चलती जाती है।
अगर आप लोग पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिलती है? एक जगह है मुरादगंज, इटावा में। इटावा आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है। वहां पे जाकर के उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है। इसके दो उपनाम है चंबल नदी के राजस्थान में। इसको कहा जाता है कामधेनु और चर्मवती। दो उपनाम हो जाएंगे इसके चंबल नदी के। एक तो आप लोगों का कामधेनु हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे चर्मवती हो जाएगा। ये दो उपनाम किसके जाने जाते हैं? ये राजस्थान में जाना जाता है इसको। ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? इस कलाकृति इसकी कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए इसको उद्खात भूमि कहा जाता है। उद्खात भूमि हो जाएगा। चंबल में बीहड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डाकू देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब तो नहीं है, अब तो यार कोई भी डाकू नहीं बनता। सहायक नदियां इनको याद रख लीजिए। सहायक नदियों में इनकी बनास आती है, पार्वती आती है, ठीक है, और परबना आती है, काली सिंध है, ठीक है। आहू नदी है। ये वो वाला आहू नहीं है जो आप लोगों ने गाना सुना हो, आहू आहू आहू, वो वाला नहीं है ये। कोराल नदी है, बामनी है। ये इसकी सभी सहायक नदियां हो जाएंगी। अपवा बेसिन इसमें पूछा गया है तो वो भी आप लोग देख लीजिए। करीब यहाँ पे 19,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। ये आप लोग ने जान लिया चंबल नदी के बारे में। ठीक है। घूमना हो तो आ जाना, पास में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में मेरे जुकाम की दवाई भी लेकर के आना। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कोयला खदानों के निकट स्थित है? राउरकेला, भद्रावती, बोकारो एवं भिलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड नियर द कोल माइंस? कौन सा इसमें से कोयले की खदान के पास में स्थित है? राउरकेला है, भद्रावती है, बोकारो या फिर भिलाई? बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए बोकारो है। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? कोयला खदानों के पास में ही स्थित है। ये कहाँ पे है बोकारो? ये है आप लोगों का झारखंड में। कौन कौन झारखंड से है? आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। झारखंड किस लिए जाना जाता है? इसको जाना जाता है स्टील सिटी के नाम से। इसलिए जाना जाता है इसको स्टील सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो बोकारो संयंत्र है इसकी स्थापना हुई थी किसके सहयोग से हुई थी ये पूछा जाता है। तो ये हुई थी सोवियत संघ के, सोवियत संघ की मदद से। ठीक है। इनका योगदान रहा था जिसके कारण इसकी स्थापना हुई थी। बोकारो की 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोकारो को आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे है? ये झारखंड में है, कोयला खदानों के पास में स्थित है। झारखंड को जाना जाता है स्टील सिटी के नाम से। बोकारो की स्थापना हुई थी सोवियत संघ के हेल्प से, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस टकराव भिन्नत क्षेत्र में प्लेट स्थायी रूप से जुड़ जाती है? इसके अतिरिक्त कोई विवर्तनिक क्रिया घटित नहीं होती है। अपसारी मंडल बात कर रहा है, क्षेपण मंडल होता है, महाद्वीपीय भ्रंश होता है, या फिर आप लोगों का रूपांतरण भ्रंश होता है। इसमें क्या होता है? टकराव भी होती है, भिन्नत होता है, प्लेट स्थायी रूप से जुड़ जाती है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त कोई भी यहाँ पे विवर्तनिक क्रियाएं नहीं होती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन जोन प्लेट permanently unite with no further tectonic activity, spreading zone, subduction zone, कॉन्टिनेंटल जोन, ट्रांसफॉर्म जोन। बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे महाद्वीपीय भ्रंश होता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगों के बारे में सही है? पी तरंगों का वेग अनुप्रस्थ सेल के संकुचन की विकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है। पी तरंग एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती हैं। एल तरंगे टेढ़े मेढ़े पथ का अनुगमन करती हैं और पी और
एस तरंगों के बाद में पहुंचती है। एस तरंगों का वेग अनुप्रस्थ सेल के घनत्व और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही है? ए और बी सही है, सी और डी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको। Which of the following statement are true about seismic wave? The velocity of P wave depend upon density and distortion to compression of rock traversed. P wave travel faster than S wave. L wave follow zigzag shape path, arrive later than P and S wave. The velocity of S wave depend upon density and resistance of rock transversed. बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। कहाँ गया यार क्वेश्चन, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पी तरंगों का वेग है ये बता रहा है अल्फा सेल के संकुचन की विकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, संकुचन और विकृति यहाँ पर घनत्व मेंशन नहीं करता है। ये बता रहा है बी में पी तरंग एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। एल तरंगे टेढ़े मेढ़े पथ का अनुमान करती हैं, जबकि जो पी और एस तरंगों के बाद में पहुंचती हैं एल तरंगों की बता रहा है। तो ये भी आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे बाद में जो तरंगे पहुंचती है वो आप लोग की एल वेव्स पहुंचती हैं, और सबसे विनाशकारी जो तरंगे होती हैं वो आपकी एल तरंगे ही होती है। एस तरंगों का वेग अनुप्रस्थ सेल के घनत्व और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोगों का फोर्थ हो जाएगा, बी और सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन तो अभी बहुत है यार। चलो यहीं तक लास्ट करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में सही है? प्लेट विवर्तनिकी भूतल के स्थलाकृतिक लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल है। मध्य महासागरीय कटक गहरे अभिकेंद्रीय भूकंपों वाली विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा है। रेडियो सक्रियता जन रेडियोजेनिक ऊष्मा प्लेट पे विवर्तनिकी के पीछे निहित बल है। सेल विखंडित होकर खंडित तल के साथ में गति करती है, जिसे बलन कहा जाता है। केवल ए सही है, ए और सी सही है, बी और डी सही है, बी और सी सही है। इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक? पढ़िए क्वेश्चन। सॉरी यार, चलो। प्लेट टेक्टोनिक आर मेजर फोर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर ऑफ अर्थ सरफेस। इतनी भयंकर छींका है कि मैं माइक ऑफ करना ही भूल गई। मिड ओशियनिक रिज आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री विद डीप फोकस earthquake. Radiogenic heat is the force behind plate tectonic. Rock break are and move along plane of breakage is known as fold. बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन आप लोग का सही होगा? यहाँ पे आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ लिया, इंग्लिश में भी पढ़ लिया। अब इसका आंसर दीजिए। तो ये देखिए कह रहा है कि जो प्लेट विवर्तनिकी है भूतल के स्थलाकृतिक लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल होता है। बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर पठार बन गए, कहीं पर खाइयां बन गई, कहीं पर आप लोगों के समतल मैदान से जो बने हैं, ये सब किसका कारण है? कहीं पर प्लेट टकरा रही है, कहीं पर एक दूसरे से दूर जा रही है, तो कहीं पर बिल्कुल समतल घूम रही है। प्लेटों के ही कारण आप लोग की स्थलाकृतियां बन रही हैं। तो ये मुख्य बल हो जाएगा, ये ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में मध्य महासागरीय कटक गहरे अवकेंद्रित भूकंपों वाली विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा होती है, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। रेडियो सक्रियता जन रेडियोजेनिक ऊष्मा प्लेट विवर्तनिक के पीछे निहित बल है। तो ये भी बिल्कुल सही बोला गया कि इसके पीछे जो बल यहाँ पर देखा जाता है वो रेडियोजेनिक बल हो जाएगा। सी ऑप्शन भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी दोनों करेक्ट है जो आप लोगों के सेकंड ऑप्शन में दिए गए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे नहीं बढ़ेंगे, यही खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है अभी, इनको अपन लोग कल देखेंगे। कल तो मेडिसिन लेके आऊंगी जुकाम की। ठीक है,
क्योंकि अब हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, और ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।